हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं आपके नए चैप्टर फूड हेल्थ एंड डिजीज़ेस, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की, फूड की। भोजन जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है, इस पर हम बात करेंगे। तो भोजन जो है उसको अगर हम वैज्ञानिक रूप से देखें तो कहा गया है कि भोजन वो है जिसे व्यक्ति खाता है। फूड इज़ दैट विच इज़ बीइंग डाइजेस्टेड। भोजन वह है जो पचाया जा सके, वॉट एवर सस्टेन्स और प्रमोट्स ग्रोथ। भोजन वह है जो वृद्धि की प्रोन्नति करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शरीर के द्वारा ग्रहण किए जा सकने तथा पचाने योग्य वो सभी पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रगति में सहायक होते हैं। भोजन हमारे शरीर को पोषण देता है, पोषित करता है, किंतु भोजन कहा जा सकने वाला हर पदार्थ जो है वो भिन्न भिन्न अपनी योग्यता और क्षमता रखता है। तो एक ही पदार्थ विभिन्न जीवों के लिए एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल दोनों हो सकता है। तो कोई भी वह पदार्थ जो निम्नलिखित में से एक व अथवा अधिक गुण रखता हो उसे हम भोजन की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि भोज्य पदार्थ के तत्व पाचक रसों से में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की योग्यता रखते हैं, इसलिए आवश्यक हैं। भोज्य पदार्थ के तत्व एंजाइमों द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखते हैं। साथ ही साथ भोज्य पदार्थ शरीर को पोषित करने की योग्यता रखता है। तो इस वजह से वह पदार्थ जो शरीर में ग्रहण किए जाने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ नए तंतुओं का निर्माण तथा पुराने टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों के बनाने में जो सहयोग प्रदान करते हैं, उन सभी तत्वों को हम भोजन कहते हैं। तो इस तरीके से भोजन की आवश्यकता जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके अलावा मैंने आपको जीवन की क्रियाएं जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने पोषण की प्रक्रिया पढ़ाई थी। तो पोषण की प्रक्रिया जो है वो भोजन पर ही आधारित है। जब भोजन होगा तभी पोषण की प्रक्रिया जो है वो क्रियान्वित होगी। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसमें जीवधारी बाह्य आवरण से भोजन ग्रहण करके कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करने में प्रयुक्त करता है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। तो पोषण के करना भी आवश्यक है, क्योंकि भोजन की शरीर की जो आवश्यकता है भोजन की, वो ये है कि जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण से होती है। भोजन के पोषक तत्वों से शरीर में प्रतिदिन होने वाली टूट फूट की समस्या मरम्मत होती है। पचे हुए भोज्य पदार्थ जीवद्रव द्वारा आत्मसात कर लेने को हम स्वांगीकरण कहते हैं और इस क्रिया में जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से भोजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भोजन के मुख्य अवयव कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ फूड, जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन और रफेज अर्थात रुक्षांश। कार्बोहाइड्रेट जो है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों में पाया जाता है। इनका निर्माण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। और कार्बोहाइड्रेट को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। ये हमारे भोजन का मुख्य भाग है। ये जो है गेहूँ, चावल, मक्का, केला, फल, आलू आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के भी कई प्रकार हैं, जिसमें 3 मुख्य हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो है ये एक कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक फॉर्म है, एक रूप है जिसके माध्यम से भोजन को संचित किया जाता है। ये जंतुओं में बाह्य कंकाल का भी निर्माण करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वसा की। वसा जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। इसको हम लिपिड कहते हैं। ये जल में नॉन डिजॉल्वेबल तथा कार्बनिक विलायकों में डिजॉल्वेबल होता है। घी, मक्खन, मोम, विटामिन A, D, E और मूंगफली के तेल आदि में जो है ये
पाया जाता है, जिस मतलब एक तरीके से ये जो है लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। लिपिड भी जो है वो 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड लिपिड और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड, अर्थात सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। सरल वसा के अंतर्गत 2 प्रकार की वसाएं हैं, सेचुरेटेड और नॉन अनसेचुरेटेड, संतृप्त वसा और असंतृप्त। और संयुक्त वसा में कोई नहीं है। और व्युत्पन्न वसा में आते हैं 2 प्रकार के, स्टेरॉल और स्टेरॉइड्स। लिपिड्स का जो मुख्य कार्य है वो हार्मोन सिंथेसिस में सपोर्ट करती हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो भोजन के रूप में संचय होना है। साथ ही साथ ये कोशिका कलाओं की रचना में भी भाग लेती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाती हैं, अर्थात हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के यौगिक से बने होते हैं। प्रोटीन में फास्फोरस और सल्फर भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की रचनात्मक इकाई जो है वो अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल जो है वो सभी प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। तो इसके अलावा प्रोटीन्स के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो ये भी कई प्रकार की प्रोटीन है, 3 प्रकार की है। पहली है सिंपल प्रोटीन, जिसके अंतर्गत आता है पहला ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइबर प्रोटीन। दूसरा है कंपाउंड प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, जिसके अंतर्गत आता है न्यूक्लियोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, न्यूकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। और लास्ट है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन अर्थात डिराइव्ड प्रोटीन। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्य की। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो शरीर की रचना में भाग लेना है। शरीर की टूट फूट के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा में प्रयुक्त जो हम एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं वो प्रोटीन होती है। तो इस तरीके से प्रोटीन भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा मिनरल्स, खनिज। खनिज जो है, लवण जो है वो शरीर की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज कार्बनिक अणुओं के साथ स्वतंत्र आयन रूप में भी पाए जाते हैं और खनिज कोशिका के आवश्यक भाग हैं। खनिज में हमारे कई सारे आते हैं। पहला है सोडियम, ये इसका मुख्य स्रोत जो है वो नमक है। सोडियम आयन जो है बाह्य कोशीय द्रव्य का मुख्य धन आयन होता है। दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये नींबू और मौसमी के अतिरिक्त कुछ मात्रा में अन्य फलों और सब्जियों में भी पाया जाता है। तीसरा खनिज लवण है क्लोरीन, ये क्लोराइड के रूप में कोशिका द्रव्य तथा बाह्य कोशिकीय तरल का मुख्य ऋण आयन होता है। नेक्स्ट मिनरल है कैल्शियम, ये दूध, मक्खन, अंडे आदि से प्राप्त होता है। ये दांत और बोन स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम, ये अनेक एंजाइम्स का सहकारक होता है और एटीपेज एंजाइम जो होती है की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है मिनरल फॉस्फोरस, ये दांत और अस्थियों के निर्माण में भाग लेता है। फॉस्फेट शरीर में अम्ल क्षार एसिड बेस बैलेंस बनाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट मिनरल है सल्फर, ये दूध, अंडे, अनाजों में पाया जाता है। ये अनेक प्रोटीन्स के संश्लेषण में भाग लेता है। नेक्स्ट है लोहा, आयरन, इसके कई स्रोत हैं, दाल, हरी सब्जी, शीरा आदि। और ये जो है आयरन जो है वो मुख्य श्वसन वर्णक अर्थात हीमोग्लोबिन का आवश्यक भाग है। इसके अलावा नेक्स्ट है जिंक, ये जिंक इंसुलिन हार्मोन एंजाइम का निर्माण करता है। नेक्स्ट है आयोडीन, आयोडीन प्याज और समुद्री मछलियों में पाया जाता है। इसके अलावा है कॉपर, ये लौह के प्रयोग के लिए तांबे की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेक्स्ट है मैग्नीज, ये ओलिगोसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के निर्माण में प्रयुक्त एंजाइम्स की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट लास्ट मिनरल है फ्लोरीन, ये दांत के इनामेल बनाने के लिए सहायक होता है। तो इस तरीके से जितने भी अवयव हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन की इसी तरह से अगर हम बात करें तो विटामिन भी शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। अभी तक जो है वो 6 विटामिन खोजे गए हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला है जल में घुलनशील, दूसरा है वसा में घुलनशील। ये सभी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ विटामिन के बारे में कहा गया है यदि भोजन को हम खुले बर्तनों में पकाया जाए और उसकी भाप उड़ जाए तो विटामिन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए बर्तन को जो है ढककर ही भोजन का निर्माण किया जाना चाहिए। कई सारे विटामिन भी हैं जिसमें है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब भी अपने अपने जगह पर आवश्यक हैं। इसके अलावा ये तो हमारे भोजन के मुख्य अवयव हो गए जिनके बारे में हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा कर ली।
जल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सब के बारे में बात कर ली। जल के बारे में मैंने आपको बता दिया, जल तो आपका शरीर जो है वो 70% जो है आपका जो बॉडी है वो जल ही है। तो इस वजह से जल की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ज़रा सा भी अगर हमारे अंदर डिहाइड्रेशन की वजह से जल की कमी हो जाती है तो हमारा शरीर जो है बिल्कुल असहाय हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रहती है और जल के माध्यम से ही हमारा पूरी बॉडी जो है वो ऑक्सीडाइज होती रहती है। इसके अलावा जो आपने नेक्स्ट पढ़ा है रुक्षांश, रफेज, ये जो है एक रेशेदार पदार्थ होता है। ये पेड़ पौधों और उनके उत्पादों जैसे कि फल तथा सब्जियों में पाया जाता है। इनमें ना पचने वाला सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट होता है और ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है, जिस वजह से रफेज जो है, रुक्षांश जो है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके अलावा अब हम लास्ट में बात करते हैं संतुलित आहार की, अर्थात बैलेंस डाइट। संतुलित आहार का जो अर्थ है वो ये है कि उस आहार से हम मानते हैं कि जो आहार किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक कार्य क्षमता को बनाए रखने में व्यक्ति की आयु, लिंग, व्यवसाय, मौसम, जलवायु, स्थान आदि के उपयुक्त हो। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित भोजन अलग अलग होगा। वह आहार जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ हों और जिसमें भोजन के विभिन्न घटक उचित मात्रा में हों, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। क्योंकि शरीर प्रत्येक क्षण जो है कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है। वो क्रियाएं जो हैं ये मृत्यु पर्यंत होती रहती हैं। सोते आराम करते समय भी कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं, जिसमें श्वासोच्छ्वास, ब्लड फ्लो, वाचन ग्लैंड्स जो होती हैं, ये सारी इंटरनल एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। तो मनुष्य को एक्टिविटीज़ करने के लिए ही भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भोजन के द्वारा जो भी शक्ति प्राप्त होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं या कैलोरी कहते हैं, जिसे हम इकाई द्वारा मापते हैं। साधारण मनुष्य को जीवित रहने के लिए 70 कैलोरी शक्ति प्रति घंटे के हिसाब से आवश्यक होती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो एक दिन में लगभग आपको 1800 कैलोरी पावर चाहिए। इसके अलावा जो हम संतुलित आहार की बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की निर्माणक तत्वों की पूर्ति तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की पूर्ति करता हो, वो जो है संतुलित आहार कहलाता है। इसके अलावा जो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी कि आयु, लिंग, व्यवसाय, जलवायु, मौसम, विशिष्ट परिस्थितियाँ, ये सब के अकॉर्डिंग जो है संतुलित आहार के जो अवयव होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। उसके अलावा संतुलित आहार की जो है तो कुछ विशेषताएँ हैं। विशेषताएँ ये हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो उपयुक्त मात्रा में होते हैं। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में खनिज और प्रोटीन होती है। संतुलित आहार में पोषक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है और प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार जो संतुलित आहार है वो भिन्न भिन्न से होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो अक्सर हम सुनते हैं कि हमें एक डाइट चार्ट बना लेना चाहिए, उसे हमें फॉलोअप करना चाहिए, उसके अनुसार ही अपने भोजन का निर्धारण करना चाहिए, क्या हमें खाना है, कितना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। इन सारी चीज़ों को अंतर्गत हम संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं। तो इस तरीके की जब हम तालिका बनाएं तो हमें उसमें अपेक्षित ऊर्जा देने में समर्थ होना चाहिए। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थों का हम चयन करें जिनसे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी या कैलोरी देने की क्षमता रखते हों, ऐसे भोजन के अवयवों को सिलेक्शन करना चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न पौष्टिक तत्वों का उचित अनुपात हो। ऐसे ही आहार हमें लें जिनकी मात्रा भी अधिक ना हो, लेकिन उनके जो पौष्टिक तत्व हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हों। नेक्स्ट है विभिन्न आयु वर्ग की आवश्यकता के अनुरूप, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं हमारे एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमको आवश्यकता होती है वैसे वैसे हमारे आहार बदलते रहते हैं और वैसे ही हमारी आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। तो इस वजह से हमारी आवश्यकता के अनुरूप भी संतुलित आहार में ऐसे तत्वों का होना आवश्यक है। सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप अगर हम बात करें तो नॉनवेज और वेज या ऑमनिवोरस, तो इस तरीके के आधार पर भी हम संतुलित आहार का जब चुनाव करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें भी होनी चाहिए। आकर्षक एवं रुचिपूर्ण एवं स्वादिष्ट होना, इसका भी हम ध्यान रखें कि जो चीज़ें हमें रुचिकर लगी हैं, जिनमें स्वाद है, जो आकर्षक हैं देखने में,
उनकी जो चुनाव हम करें तो उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे। और लास्ट है आर्थिक स्थिति के अनुरूप हमारी जो संतुलित आहार की लिस्ट हो, उसमें आर्थिक स्थिति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों का ही चुनाव करें जो हमारे आर्थिक स्थिति के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें रोज़ 500 रुपये किलो या 800 रुपये किलो हैं उन्हीं को ही हम अपने भोजन में समाहित करें, बल्कि उनके अलावा कई अन्य भी विकल्प हैं जिन पर हम विचार करके अपनी संतुलित आहार की तालिका अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इस हिसाब से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका निर्माण हम अपने संतुलित आहार तालिका के बनाने में कर सकते हैं।